मंचों तक पहुंचना कितना ज़्यादा कठिन हो गया है या आसान हो गया है? कवि सम्मेलन में आने के लिए अभी तक कोई फॉर्मूला सेट नहीं बन पाया कि आखिर करना क्या है। क्या कवि सेलिब्रिटी की श्रेणी में आ पाएगा या आ गया है? तो जितना भला हमारे आदरणीय डॉक्टर कुमार सुहास जी ने करा उतना सत्यानाश भी उन्होंने कर दिया। वो गाड़ी वाला कवि है, बस्ते वाला कवि है, या चप्पलों वाला कवि है, या लेदर के शूज वाला कवि है? आज वो जैकेट जो पहनता है, जिसको हम मोदी जैकेट, नेहरू जैकेट कहते हैं, लोगों को लगता है कि ये जो ये पहने वो नेता है। कवि को कविता से देखो कि कविता कैसी है। अगर ये बात उसने लिखी तो ये कवि है। किसी को बताता हूँ कि मैं कवि हूँ किसी ग्रामीण जगह, तो वो अगर ना पहचान पाए तो मैं जो कहता हूँ कि कुमार सुहास जी जो काम करते हैं वो काम करते हैं, तो पहचान जाते हैं। भाई साहब माफ कर रहे हैं, कवि सम्मेलन पैसा कमाने का क्षेत्र नहीं है, एक कविता का काम है। जो लोग ये सोच के कविता में आ रहे हैं कि इसमें हम बहुत ज्यादा पैसा कमा लेंगे, कृपया करके ना आए। अब कविता अच्छी लिखिए, पैसा पीछे आएगा। सरस्वती आपके पास है तो लक्ष्मी पीछे आ जाएगी, निसंदेह आएगी। अच्छे कवि और कविता की क्या पहचान? सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम ही कविता है। जब ओपन माइक आया तो दिल्ली एनसीआर के और देश भर के कुछ कवियों ने उसका विरोध करना शुरू कर दिया। विरोध करने से क्या हुआ? खत्म हो गया? क्या कुछ खत्म नहीं हुआ। काव्य गोष्ठी कितनी जरूरी है कवि के लिए? तो प्रणाम भैया, कैसे हैं आप? प्रणाम, मैं एकदम बढ़िया हूँ, सब आनंद में चल रहा है, राम कृपा से बड़े यह मंगल है सब। वाह, मैं सच में बता नहीं सकता कि आज आप यहाँ पर हैं और मुझे कितनी खुशी हो रही है कि आज मेरे बड़े भैया मेरे साथ बैठे हुए हैं। नहीं, अच्छा लगता है अपने लोगों से मिलके, और मेरा भी मन रहता है क्या हम सब भागादौड़ी में लगे हुए हैं, इधर उधर उपक्रमों में, कहीं कुछ करने में। उस सब के बीच में अगर अपने लोगों से मिलते तो यही जीवन होता है, अपनी बात हो जाती है, यही जीवन है। और आप तो ऐसे भी कवि सम्मेलनों में कभी इधर कभी उधर, पूरे देश में भागा दौड़ी, पूरे देश में खुद को कैसे विश्राम देते हैं आप? इतनी मेरे लिए विश्राम है, मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि आप बहुत थक जाते होंगे। यकीन मानो अर्नित, मैं तो सुबह से शाम अलग अलग कार्यक्रमों में गए, या किसी से चर्चा हो रही है, किसी औपचारिक काम में गए, उसके बाद भी मैं शाम में फिर फोन करके कुछ मित्रों को बुलाता हूँ जो आसपास वालों की, चलो चाय पीते हैं। हाँ, उसके बाद अगर उससे हम 9-10 बजे फ्री हो गए तो 12 बजे हो सकता है कुछ जूनियर मेरे पास आ जाए कि भैया कुछ चर्चा करनी थी आपसे। तो उन्हें पता है कि 9-10 बजे तक तो भैया कमरे पे आएंगे, फ्लैट पे आएंगे, तो उसके बाद ही वो आते हैं 12 बजे के आसपास। तो हमारी महफिलें दिन भर 11-12 बजे तक चलती रहती है, और यही मेरा विश्राम है। अलग से विश्राम की आवश्यकता नहीं पड़ती, अच्छा लगता है, इसमें मन लगता है। वाह। अच्छा भैया, आज आप तो कवि सम्मेलन करते रहते हैं, कवि सम्मेलनों में पूरी भागा दौड़ी है आज के दौर में, पूरी मारामारी है। नए नए कवि देश में आ रहे हैं, नए नए पनप कर आ रहे हैं, नए नए कोपले फूट रही हैं, उभर रही हैं। तो मंचों तक पहुंचना कितना ज़्यादा कठिन हो गया है या आसान हो गया है? दोनों बातें हैं, इसको समझने की आवश्यकता है। एक तो जो प्लेटफॉर्म्स पिछले कुछ समय में, पिछले एक दशक में सामने आए, चाहे यूट्यूब की बात हो और अपना फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब प्लेटफॉर्म से जो कवि है वो सीधा सीधा पब्लिक तक पहुंच पा रहा है। पहले ऐसा नहीं था। पहले बीच में संयोजक था, आयोजक था। अब आप सीधे पब्लिक तक पहुंच पा रहे हैं इन सब प्लेटफॉर्म्स की वजह से, तो एक तरह से आसान भी हुआ। दूसरा, आप कार्यक्रम में उतनी भागीदारी नहीं ले पा रहे हैं। उसका कारण यह है कि कवि सम्मेलन जगत की भी, चूंकि हर जगह की एक अपनी राजनीति होती है, कवि सम्मेलन जगत की भी एक अपनी राजनीति है। ये बहुत कहना चाहिए कि बहुत पुराना ऐसा कुछ नहीं है कि ये हजारों वर्ष से चली आ रही परंपरा है, बहुत नई परंपरा है। क्योंकि कवि सम्मेलन का इतिहास ही पिछले 50, 60, 70 वर्ष का है। बिल्कुल। तो ऐसे में क्या होता है, ये स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में नहीं आ पाए अभी तक। इसका कोई ढांचा तैयार नहीं हुआ है कि हमको काम कैसे करना है ना। अगर किसी को आईएएस बनना है तो वो तैयारी कर सकता है, उसको पता है कि ये तैयारी करनी है, ये सब सिलेबस है इसका, पहले प्री देना है, मेंस देना है। अगर किसी को आईआईटी की तैयारी करनी है तो उसके लिए भी तैयारी कर सकता है, इंजीनियर बन सकता है। कवि सम्मेलन में आने के लिए अभी तक कोई फॉर्मूला सेट नहीं बन पाया कि आखिर करना क्या है। यहाँ से पहुंच सकते हैं, वहां से पहुंच सकते हैं। चूंकि ये नई विधा है एक तरह से, कविता तो 1000 वर्ष पुरानी है, लेकिन कवि सम्मेलन जगत जो चूंकि नया है, 60-70 वर्ष पुराना है, तो इसमें अभी नए नए तरीके बन रहे हैं। अब कुछ लोग यूट्यूब से लोगों को बुला लेते हैं। कुछ कार्यक्रम कवि खुद से संयोजित करने लगे। ये कवियों का काम नहीं था कार्यक्रम संयोजित करना, क्षेत्र के सेठों का काम था, क्षेत्र के राजनीतिकारों का काम था, ये नेता लोगों का काम था। और वो कवियों को बुलाते थे, सुनते थे, या सामान्य जनता भी, सरपंच लोग बुलाते थे, प्रधान लोग बुलाते थे, सुनते थे। कालांतर में ऐसा हुआ धीरे धीरे, तो अब जो है कि कवि खुद भी संयोजक हो गया, कवि आयोजक हो गया, कवि सीधे सीधे भी पब्लिक तक पहुंच रहा है। तो विभिन्न तरीकों से अभी कवि सम्मेलन में पहुंचने की क्या कह सकते हैं, जिसको तरीके बन गए हैं। बिल्कुल। तो अब कोई एक रास्ता नहीं है। मुझे लगता है कि आने वाले 50 साल बाद ये रास्ता कुछ तरीका बन जाएगा इसका कि हाँ आप ऐसे ऐसे आ सकते हैं।
कुमार विश्वास जी भी कहते हैं कि हमने इसको इंडस्ट्री बनाया है धीरे धीरे। तो अब ये इंडस्ट्री ग्रूम हो रही है, अब ये इंडस्ट्री बड़ी हो रही है, तो धीरे धीरे बनेगी तो इसका एक फॉर्मेट सेट हो जाएगा, एक स्ट्रक्चर में आ जाएगी कि आखिर करना क्या है, कविता किस तरह की पढ़ी जाएगी। अभी तक इसका कोई सेट अनुशासन नहीं बन पाया है, सब कवि अपने हिसाब से पढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में अलग तरह की कुछ मठाधीश बने हुए हैं, वो अपने तरह का काम करते रहते हैं। उत्तर प्रदेश के कुछ अलग काम करते रहते हैं। दिल्ली में अलग तरह के कॉर्पोरेट आयोजन होते हैं, यहाँ उस कॉर्पोरेट आयोजन में सिर्फ 20 लोग सामने बैठे होते हैं और कवि आता है, वो 20,000 का लिफाफा लेके 20 लोगों को सुना के ही हु करके चला जाता है। तो वहां कोई कविता चेक करने वाला नहीं, क्योंकि सामने जो सुन रहे हैं उनको कविता का कोई तत्व का ज्ञान नहीं है कि कविता क्या होती है। जो क्षेत्रीय लेवल पे कार्यक्रम होते हैं उसमें 20-20 हजार पब्लिक होती है, उसमें अगर आप कुछ अकवित तो पढ़ देंगे, ऐसा पढ़ देंगे जो कविता तत्व नहीं है, तो पब्लिक आपको खड़े होकर बोल भी देगी कि आप क्या बकवास कर रहे हैं। तो कवि सम्मेलन अभी विभिन्न तरीके के अलग अलग जगह हो रहे हैं, इसका कोई सेट मापक नहीं बन पा रहा है। तो मुझे लगता है अभी इसमें थोड़ा ज्यादा उलझनें हैं, ज्यादा समस्याएं हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ी में धीरे धीरे चीजें बनेंगी तो हम इसको और सरलीकरण कर लेंगे। सरलीकरण की ओर है, बहुत ज्यादा इसमें निराश होने की बात नहीं है कि कुछ गलत हो रहा है, अच्छा है सब। तो जैसे अभी आपने बोला कि फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया का सबसे बड़ा हाथ है देश को कवि प्रदान करने का, कि सोशल मीडिया से लोग उठा रहे हैं, जो भी अच्छा पढ़ रहा है आने वाला, उसकी उम्र को नहीं देख रहे हैं कि उम्र छोटी है या बड़ी है। ठीक बात है ना। तो क्या कवि सेलिब्रिटी की श्रेणी में आ पाएगा या आ गया है? मैं जानना चाहूँगा कि कवि की पहचान आज के दौर में वो गाड़ी वाला कवि है, बस्ते वाला कवि है, या चप्पलों वाला कवि है, या लेदर के शूज वाला कवि है? पहचानोगे कैसे? अगर पहले कवि की पहचान ये होती थी, यदि कुर्ता पजामा है या पैंट है, पैर में चप्पल है और वो बैग टंगा हुआ है, तो वो कवि है, जेब में पेन रखा हुआ है, वो लेखक है, वो साहित्य प्रेमी है। आज के दौर में ये साबित करना या ये सुनिश्चित करना कैसे कर सकते हैं आप कि ये कवि है? क्योंकि कवि और एक बिजनेसमैन आप निर्धारित नहीं कर सकते, आप चुन नहीं सकते कि ये कवि है या फिर कोई उद्योगपति है। देखो, इसको बहुत बारीकी से समझने की आवश्यकता है। होता क्या है, हम जिस काम की बात कर रहे हैं, जैसे कोई उद्योगपति है, तो उद्योग, अब कहने के लिए तो उद्योगपति को भी आप मर्सिडीज से पहचानिए, उसके कितने रुपए की चप्पल वो पहन रहा है, कितने हजार की, उससे पहचान सकते हैं। लेकिन उद्योगपति तो स्वर्गीय रतन टाटा जी भी थे, बिल्कुल, वो कितने शानदार व्यक्तित्व थे, मतलब कितनी सुकड़ी शर्ट है ये नहीं ध्यान रखते थे, लेकिन उन्हें पता था कि देश में कहाँ इन्वेस्ट करना है। बेहतर उद्योगपति वो थे, पूरा विश्व जानता है इस बात को। ये उनका मापक नहीं है। बिल्कुल। वैसे कवि का मापक जूता, चप्पल, गाड़ी, ये कविता का मापक नहीं है। कवि जो है उसको, अगर कविता तत्व अच्छा है, कविता अच्छी लिखता है, तो वो कवि है। होता क्या है, कालांतर में अगर किसी क्षेत्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति जो बहुत मशहूर हो जाए, वो जैसा पहनावा रखता है, उसका आचरण जैसा होता है, वैसा ही बन जाता है कि ऐसे ही सब होते होंगे। सिंपल साइज लोगों का मैं इस मामले में, मोदी जैकेट जो पहनते हैं, उससे पहले नेहरू जी पहनते थे तो उसको नेहरू जैकेट बोलते थे। तो नेहरू जी पहनने लगे तो समस्त नेतागण वैसा पहनने लगे। मोदी जी पहनने लगे तो आज वो जैकेट जो पहनता है, जिसको हम मोदी जैकेट, नेहरू जैकेट कहते हैं, लोगों को लगता है कि ये जो ये पहने वो नेता है। ऐसा तो कुछ नहीं है कि नेता ही वो पहनता है। उसको बिजनेसमैन भी पहन सकते हैं, उसको हम लोग कवि सम्मेलनों में हम लोग भी पहनते हैं, उसको कोई भी पहन सकता है। लेकिन उस क्षेत्र का व्यक्ति जो सर्वाधिक मशहूर हुआ, नेहरू हो या मोदी, और उसने वो धारण किया, तो अब वो उससे जुड़ गया, वो चिपक गई, वो जो प्रतीक है, जिसको हम कह सकते हैं परिभाषा उनके साथ। इसी प्रकार से चूंकि निराला इस तरह के फक्कड़ कवि थे, इस तरह के नागार्जुन कवि थे। नागार्जुन बहुत बड़े यायावर थे, मतलब बहुत घूमते रहते थे, घुमक्कड़ी स्वभाव के थे, घूमते थे, झोला टांगे रहते थे, ऐसा कुर्ता होता था उनका लंबा चौड़ा, ढीला ढाला सा, ऐसे निराला हुआ करते थे। तो जो हमारे मशहूर कवि हुए 2-4 पिछले 100 वर्षों में, उन सब का ऐसा पहनावा था, तो उससे पब्लिक के दिमाग में चले कि कवि लोग ऐसे होते हैं, जबकि कवि तो कैसे भी हो सकते हैं, पहनावा तो कुछ भी हो सकता है। कवि भी एक इंसान ही है, एक इंसान ही है, वो कैसा भी पहनावा कर सकता है। बाद में आते, अभी हाल में कवियों ने जो किया पिछले 10-20 सालों में, वो कवि सम्मेलन में भी कहीं भी जाते हैं तो बहुत ज्यादा सूट पहनते हैं, कोट पैंट सूट, तो वो भी परिभाषा के साथ जुड़ गया। आजकल तो कवि लोग जो है वो प्राइवेट जेट से चल रहे हैं। तो अब मुझे लगता है कि अब ये बात छोड़ देनी चाहिए कि कवि की कोई एक देखने की दशा है कि कवि ऐसा होता होगा, कवि कैसा भी हो सकता है। आप इससे उसको मत देखो, ये सब तो आवरण है। कवि को कविता से देखो कि कविता कैसी है, अगर ये बात उसने लिखी तो ये कवि है। इन सब से पता नहीं चलता कि कवि है कि नहीं। ये इस दृश्य में बदलाव कहां से आया? ये धीरे धीरे लेकर के आया, लेकर के कौन आया? सबसे बड़ी बात, उसमें एक व्यक्ति चूंकि पूरा बदलाव नहीं ला सकता, एक व्यक्ति उसकी धुरी पे
केंद्र में आ सकता है। जैसे हम निराला का मैंने नाम लिया, नागार्जुन का नाम लिया, लेकिन निराला नागार्जुन के अलावा भी उस वक्त के सारे कवि कुर्ते पजामे ही पहन रहे थे। चूंकि एक सामान्य वेशभूषा भारतीय समाज की उस वक्त ऐसी रहती थी, एक सामान्य ग्रामीण समाज का व्यक्ति, कस्बाई समाज का व्यक्ति कुर्ता पजामा पहनता था, और वो लोग कवि थे, वो लोग पहनते थे। तो मैंने भले निराला का नाम लिया, नागार्जुन का नाम लिया, लेकिन सारे कवि ऐसा काम करते थे। तो एक तो उन लोगों ने उस वक्त एक इमेज पब्लिक के दिमाग में छोड़ी कि कवि ऐसा होता है जो झोला टांगे चलता है। बाद के समय में ये सारा काम अन्य सारे कवि कर रहे थे। अरुण जेमनी की बात हो, अशोक चक्रधर की बात हो, हमसे पहले वाली पीढ़ी में हरिओम पवार जी किसी जगह जाते तो वो कोट पैंट पहन के रहते। तो ये सब लोगों ने काम किया, लेकिन बड़े लेवल पे, बड़े फलक पे ये काम मुझे लगता है डॉक्टर कुमार विश्वास जी ने किया कि उन्होंने इस बात को दूर तक पहुंचाया। तो लोगों को लगा कि सूट वूट वाला भी कवि हो सकता है। ऐसा लगता भी, मतलब ऐसा है भी, लगता नहीं है भी कि कुमार विश्वास जी ने इस कवि सम्मेलन की दुनिया को एक नई दिशा दी है, ऐसा कह सकते हैं। मुझे लगता है कि कवि सम्मेलन तो चल ही रहे थे, सब जगह हो रहे थे, लेकिन उसके एक बड़े लेवल पे, मास लेवल पे ब्रांडिंग जो की है वो कुमार विश्वास जी ने की है। हम लोग भी ग्रामीण क्षेत्र में, जैसे मेरे घर परिवार का व्यक्ति मेरे कवि सम्मेलन क्षेत्र में आने के बाद ही उन्हें पता लगा कि ये भी कोई काम होता है, उन्हें नहीं पता था। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अनभिज्ञ, उनको नहीं पता कि ऐसा कोई काम होता है। इसी प्रकार से कुमार विश्वास जी ने ये सब जगह पहुंचा दिया। अब अगर मैं किसी ऐसी जगह जाता हूं, किसी को बताता हूं कि मैं कवि हूं, किसी ग्रामीण जगह, तो वो अगर ना पहचान पाए तो मैं जो कहता हूं कि कुमार विश्वास जी जो काम करते हैं वो काम करते हैं, तो पहचान जाते हैं कि हाँ ये वो वाला काम है जो कुमार विश्वास जी करते हैं। वो जैसे प्रोग्राम में जाते हैं वैसा प्रोग्राम हम लोग करते हैं। तो वो एक व्यक्ति इमेज सेट करता है, तो उसने उस बात को बहुत दूर तक पहुंचाया है। तो मैं कहना चाहूंगा कि हम लोग बहुत ज्यादा सहमति असहमति के बावजूद हम लोगों को इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि एक बड़ा काम डॉक्टर कुमार विश्वास जी ने मास लेवल पे किया, कविता को पहुंचाने को और कवि सम्मेलन को भी पहुंचाया। और ये कोई छोटी बात नहीं है, ये कोई छोटी बात नहीं, छोटी बात का काम उन्होंने किया है। हो सकता है कवि सम्मेलन जगत में मोती अलग अलग हो सकता है अशोक चक्रधर जी एक बड़ा काव्य के लिए एक क्षेत्र में बड़ा नाम हो सकता है, हरिओम पवार जी बड़ा नाम है, अरुण जेमनी जी बड़ा नाम है, हमारे ग्वालियर के स्वर्गीय प्रदीप चौबे जी हुआ करते थे, हास्य के बड़े धुरंधर कवि, सभी लोग। लेकिन जो उस धागे का काम, जो माला को पिरोना का काम करा है, वो डॉक्टर कुमार विश्वास जी ने किया है, जिन्होंने देश भर में, विश्व भर में ये बातें पहुंचाई हैं। तो मुझे लगता है हम सबको उनके प्रति आभारी होना चाहिए जो कवि सम्मेलन से जुड़े लोग हैं। बिल्कुल। अच्छा, नए नए कवि निकल कर आ रहे हैं, मंच के पीछे भागा दौड़ी है, हाँ, कैसे मिले? अच्छा, जितना भला हमारे आदरणीय डॉक्टर कुमार विश्वास जी ने करा उतना सत्यानाश भी उनने कर दिया। उनने क्या सत्यानाश करा? उनने जो ब्रांडिंग दिखाई, भाई उनके साथ एक कहना चाहिए कि बड़ा संघर्ष जुड़ा रहा। उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया। 40 साल की उनकी काव्य यात्रा रही, वो लगातार गांव गांव, कस्बा कस्बा में उन्होंने कवि सम्मेलन किए। उसके बाद उस ब्रांड तक पहुंच पाए। अब आजकल कवियों को क्या है, वो देख लिया कि भाई ये व्यक्ति अगर मर्सिडीज से घूम रहा है तो हम भी घूम सकते हैं। बिल्कुल। तो जो कि सामान्य पॉसिबल नहीं है ना। कवि सम्मेलन जगत में देश भर में जो कवि हैं, जो सब जगह बुलाए जाते हैं, मुझे लगता है कि 500 कवि कम से कम है जो सब जगह बुलाए जाते हैं, जिनको सब परिचित है जिनसे। उन 500 कवियों में कितने लोगों के पास मर्सिडीज है? एक या दूसरा नाम ले पाओगे, तीसरा नाम आएगा नहीं। तो ऐसे में हमको देखना चाहिए कि जो सामान्य दशा है कवि सम्मेलन की वो क्या है। सिर्फ एक व्यक्ति को देख के लोग चित्र बना लेते हैं, फिर उसके पीछे भागने लगते हैं। तो कुमार विश्वास जी ने ये हानि भी की कि बहुत सारे नए लोग जिनका कविता से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं था, वो इस बात इसलिए आ गया कि ये भी एक पैसा कमाने का क्षेत्र हो सकता है। तो भाई साहब माफ करें, कवि सम्मेलन पैसा कमाने का क्षेत्र नहीं है, एक कविता का काम है। कविता आपको आती हो, जैसे हम लोग पांडित्य कर्म कहते हैं, कोई पंडित जी अगर कथा करते हैं तो वो कोई जीविका का वो नहीं है कि कथा कर रहे हैं और हम उनको वो उससे पैसा कमा रहे हैं। ये तो हमारा दायित्व है कि पंडित जी अगर कथा कर रहे हैं तो हम उनको कुछ ना कुछ उसकी दक्षिणा, कुछ ना कुछ उसका मान दे, उनको दे। ये हमारा काम है, हमको सोचना है। वो अपनी तरफ से कहेंगे तो उनके स्वाभिमान की हानि होगी, उनको कहना नहीं चाहिए, बात ठीक नहीं है। उसी प्रकार कवियों के साथ ये बहुत सम्मानजनक काम है। कविता जो है, शास्त्र कहता है कि हमारी जो दुनिया है वो ईश्वर का काव्य है, दुनिया ईश्वर के द्वारा निर्मित काव्य है। तो काव्य बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसको बहुत साधारण चीज नहीं समझनी चाहिए, इसका मोल उस तरह से नहीं लगाना चाहिए। हाँ, बुलाने वालों को ध्यान रखना चाहिए कि हम कवि को बुला रहे हैं, ये बहुत बड़ा व्यक्ति है, ये हमारे यहाँ के विधायक से बड़ा व्यक्ति हो सकता है, हमारे यहाँ के प्रोफेसर से बड़ा व्यक्ति हो सकता है, क्योंकि ये कवि है, कविता का काम कर रहा है, समाज के जन जागृति का काम कर रहा है। तो ऐसे समय में जो लोग ये सोच के कविता में आ रहे हैं कि इसमें हम बहुत ज्यादा पैसा कमा लेंगे, कृपया करके ना आए। आप कविता अच्छी लिखिए, पैसा पीछे आएगा। सरस्वती आपके पास है तो लक्ष्मी पीछे आ जाएगी, निसंदेह आएगी। लक्ष्मी के पीछे भागने का प्रयास ना करें कवि सम्मेलन वाले। तो फिर आप तो यही बोलना चाह रहे हैं कि यदि आप काव्य क्षेत्र में अपना फ्यूचर देखना चाहते हैं, अगर आप भविष्य बनाना चाहते हैं,
तो जरूरी नहीं है कि आप केवल और केवल काव्य पाठ ही करें, साथ में अपना कोई ना कोई ऐसा काम जरूर होना चाहिए जरूर कि जिससे आप अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का पालन पोषण कर सकें। अच्छा, मैं इसमें एक और रास्ता बता सकता हूँ। वैसे तो ये तरीका भी है कि आप कोई भी एक काम करें। हमारे बहुत सारे मित्र जो इंजीनियर हैं, इनिशियली कुमार विश्वास जी भी इंजीनियर थे, फिर बाद में छोड़ दी, फिर वो खुद भी प्रोफेसर वगैरह हो गए। खैर, हमारी चर्चा का पूरा विषय उनके पास ही जा रहा है। बिल्कुल, इसको थोड़ा दूर करते हैं। मैं बताता हूँ, जैसे अन्य लोग, फिराक गोरखपुरी बड़े रचनाकार थे, वो इंग्लिश डिपार्टमेंट के प्रोफेसर थे। अन्य जितने भी हमारे प्रियांशु गजेंद्र जी 12वीं वाले, वो वहां टीचर है। कितने कवियों का नाम मैं लूं जो टीचर हो सकते हैं, या फिर इंजीनियर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं। इसके अलावा वो अपना कवि सम्मेलन में भी भागीदारी उनकी रहती है। वो उनका जीविका का साधन अलग है और कविता का काम वो साथ में करते रहते हैं। अखिलेश मिश्र उत्तर प्रदेश के हैं, वो डीएम है, अब तो शायद सचिव हो गए किसी तो भी उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रालय में। तो ऐसे भी आप प्रशासन के साथ काम करते हुए भी आप कविता का काम कर सकते हैं। लेकिन चलो, आपको सिर्फ लेखन का काम आता है, मैं ये कहता हूं आपको अन्य कोई काम नहीं आता। मुझे तो भाई सिर्फ लेखन का काम आता है, हिंदी का काम आता है, तो भी आप कर सकते हैं। आप किसी संस्था के साथ जुड़ के, कॉर्पोरेट में आजकल कंटेंट राइटिंग का इतना काम है, कॉर्पोरेट में आजकल अनुवाद का बहुत काम है, मीडिया हाउस के साथ जुड़ के कितने लोग पत्रकार हैं और कवि भी है। तो आप अपने क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई काम कर सकते हैं जिससे आप जीविका भी प्राप्त कर सकते हैं, एज ए पत्रकार बनके, क्योंकि वो भी लेखन का काम है, एज ए अनुवादक बनके, एज ए कंटेंट राइटर बनके, फिल्मों में गाने लिख के। लेकिन आप जो कंटेंट राइटिंग है वो एक अलग काम है, इस बात को समझो कि कंटेंट राइटिंग अलग काम है, कविता अलग चीज है। आप उसको मिक्स मत करो, कविता को, काव्य पाठ को कंटेंट राइटिंग के साथ मिक्स मत करो भाई साहब। तो ये काम आप अलग करते रहो अपनी जीविका के लिए, और कविता पाठ और काव्य जो है वो आप विशुद्ध अपनी मेधा के साथ, प्रतिभा के साथ लिखेंगे तो मुझे लगता है उससे चमत्कार उत्पन्न होगा, उससे जनमानस में एक मैसेज जाएगा, बड़ा काम होगा। अच्छे कवि और कविता की क्या पहचान है? ये फिर सब्जेक्टिव मामला है। अगर आप कहें, इस पे विभिन्न आचार्यों का अपना अपना मत रहा है। एक तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि अनूठी से अनूठी उक्ति कविता हो सकती है अगर उसका संबंध दूर ही सही हृदय के किसी भाव से है। ये बहुत साधारण सी चलती हुई बात हो गई जो उन्होंने कविता क्या है निबंध में लिखी, कि कोई भी बात कविता है अगर उसका संबंध हृदय से है। तो भाई जो कैमरे के उस तरफ बैठे भाई साहब हैं, उनके भी हृदय में कोई बात तो है ही, तो क्या वो भी कविता है? वो की कवि हो गए क्या? ये तो फिर एकदम गलत मामला हो गया। तो इसमें समझने की आवश्यकता है कि उसमें और कौन कौन से तत्व होने चाहिए। तो इस पे अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग मत बताया। कॉलरेज एक आचार्य हैं, विद्वान है, पश्चिम के विद्वान है, उन्होंने कहा कि पोइट्री हैज एन सेट ऑर्डर एंड सेट क्वालिटी ऑफ वर्ड्स। कहने का तात्पर्य है सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम, ये उनके शब्द हैं, जिसको हिंदी में अनुवादित किया, सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम ही कविता है। तो यानी वो जो बात कर रहा है वो छंद की बात कर रहा है एक्चुअल में। तो आपको अगर छंद की जानकारी है, आपके अंदर कोई भाव है, देन उसके बाद आप उसमें जो काव्य तत्व जागृत कर सकते हैं रस के द्वारा। उसमें रस जरूर होना चाहिए, है ना, रस के बिना काव्य नहीं होता। ये सब काव्य के अनिवार्य तत्व हैं, इनका होना आवश्यक है। अगर ये नहीं होंगे तो फिर कविता नहीं होगी। फिर आप अगर मैथिली शरण गुप्त की बात को भी ध्यान में रख लेंगे तो वो बहुत उत्तम काव्य हम लोग उसको मान सकते हैं कि केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। तो हृदय से निकली हुई बात को आप एक सेट ऑर्डर में अच्छे शब्दों के साथ छंदबद्ध तरीके से लिखेंगे, उसके बाद उसमें कुछ उपदेशात्मक बात जो गुप्त जी कह रहे हैं, कुछ संदेश समाज के लिए लिखेंगे, तो वो एक अच्छी कविता होगी, उदात्त कविता होगी, क्वालिटी कविता होगी। बिल्कुल। और ये मतलब अगर ये पहचानना हो कविता का धर्म क्या है, कविता का कर्म क्या है, और कवि का क्या और कर्म और धर्म है, तो ये कैसे आप बताना? इसको लेके विभिन्न आचार्यों ने कई कई निबंध लिखे हैं। साहित्यकार के उद्देश्य, ये प्रेमचंद का निबंध है, एक्चुअली उनका भाषण है जो 1936 में प्रगतिशील साहित्य संघ की स्थापना के समय उनको अध्यक्ष के रूप में बुलाया गया था। तो अध्यक्षीय उद्बोधन में जो उन्होंने कहा वो कवि का कर्म है, वो लेखक का कर्म है। उन्होंने कहा कि लेखक का काम समाज के साथ चलना, राजनीति के साथ चलना नहीं है, अपितु उसको दिशा देते हुए उसके आगे मसाल लेकर चलना है। तो लेखक को ये बात समझनी पड़ेगी। मतलब ये पूरे जनमानस में फैल गया कि लेखक का काम समाज का दर्पण दिखाना है। दर्पण मात्र काम नहीं है, दर्पण तो उसका अंश भर है। आपको समाज को दिशा भी देना है, निर्देशित भी करना है। प्रेमचंद के शब्दों में आपको मसाल लेकर उनको दिशा देने का काम करना है। तो ये कविता का धर्म है। हम लोग जो कविता लिखें वो बात ठीक है कि आचार्य तुलसी, हमारे महापंडित तुलसी, बाबा तुलसी, प्रिय तुलसी जब ये बात कहते हैं कि स्वांताय सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, तो वो ठीक है कि स्वांताय सुख के लिए है कि उसमें खुद का रंजन तो हो रहा है, खुद को सुख तो मिल ही रहा है। लेकिन तब भी बाबा तुलसी के अनकॉन्शियस माइंड में तो ये था कि ये जनमानस में एक बड़ा परिवर्तन लेकर आएगा। रामचरितमानस है ना, तो रामचरितमानस समाज के लिए कितना नीति का काव्य है, कितने समझने सीखने की बात उसमें है। मुझे लगता है आधुनिक समय का नीति काव्य रामचरितमानस को मानना चाहिए, उससे सीखना चाहिए, है ना।
तो रामचरितमानस को लिखते हुए भले कह रहे हैं कि स्वांतः सुखाय मैंने लिखा है, लेकिन समाज के लिए वो परिवर्तनकारी सिद्ध हुआ। ऐसे ही हम सब लिखें तो अपना आनंद तो उसमें मिलेगा ही, फिर भी हम समाज में क्या दे रहे हैं उस कविता के माध्यम से, ये हमें सोचना चाहिए। वही कविता का धर्म है, वही अच्छी कविता मानी जाती है। आज के दौर में क्या मंचों पर भी पॉलिटिक्स होती है? कवियों के बीच में पॉलिटिक्स होती है? हाँ होती है, पॉलिटिक्स तो होती है। अर्थ जहां जुड़ जाता है ना भाई साहब, वहां पॉलिटिक्स घुस जाती है। हाँ। अर्थ के साथ अर्थ और पॉलिटिक्स जो है साथ साथ चलते हैं। हाँ। ये ऐसा काम है। और अर्थ और पॉलिटिक्स के साथ चलने में स्वाभिमान जो है कहीं पीछे छूट जाता है, अभिमान पीछे छूट जाता है। कविता का काम स्वाभिमान का काम है। कविता का काम चूंकि दिशा देने का काम है, तो आप उससे अगर समझौता कर लेंगे तो कविता का हाश होता है, कविता का नुकसान होता है। और जितना इसमें पैसा बढ़ा कविता क्षेत्र में, उतना कविता का हाश हुआ। जो बात मैंने कही समझने की है। हाँ। कि जो कवि है उसको कविता लिखने पे ध्यान देना चाहिए, पैसे पे ध्यान नहीं देना चाहिए। पैसा उसके पीछे आ जाएगा। ये समाज की जिम्मेदारी है कि समाज कवि को पैसा दे। वो समाज का दायित्व है। लेकिन कवि अपना कविता का दायित्व छोड़ के और पैसा के पीछे भागने लगा, तो फिर उसमें पॉलिटिक्स जुड़ गई। तो इसमें हुआ क्या, कवि सम्मेलनों में आजकल बहुत बहुत मानदेय हो गए। एक दिन के एक परफॉर्मेंस के कई हजारों लाखों पेमेंट होते हैं। तो उसमें फिर अपने लोगों को बुलाना, अपनी जोड़ तोड़ करना, इसका नाम कटवा देना, उसका नाम जुड़वा देना, ये सब उपक्रम चलते रहते हैं। तो इसमें यह है कि अलग अलग जगह के अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग मठाधीश बने हुए हैं जो संयोजक हैं। उनसे अगर आपकी अच्छी बातचीत नहीं है तो आप बहुत अच्छी कविता लिखते होंगे, तब भी आपको मंच नहीं मिलेगा। तो आपको फिर उनसे अच्छी बातचीत भी करना है, उनसे नमस्ते भाई साहब भी करना है, उनके चरण पाद मतलब चरण भी छूने हैं कि भाई साहब देखते रहना थोड़ा सा। तो वो कहेंगे ठीक है ठीक है। फिर वो तुम्हारी बेकार कविताओं को भी कहेंगे तुम बहुत अच्छी कविता लिखते हो, तुमको हम बुलाएंगे मंच पे। तो उनको फिर बुलाया जाता है मंच पे, उनको भी फिर पैसा दिलवाया जाता है। ऐसा है। तो ये मार्केट पूरा बन गया है, क्योंकि ये मार्केट चेन उस तरह से बन गई और इसके ठेकेदार कुछ लोग बन गए। अच्छा। जो कि संस्थागत नहीं है। हाँ। तो कुछ लोग ठेकेदार बन गए, तो उसमें फिर जो पूरा फॉर्मेट है वो निकृष्ट है, वो ठीक नहीं है, वो अनैतिक है, वो होना नहीं चाहिए, है ना। ये कविता जो है बहुत दैवीय काम है। तो इसमें कोई सेट फॉर्मेट बने, अच्छा कोई तरीका बने जिससे एक अच्छी कविता लिखने वाला व्यक्ति मंच तक पहुंच पाए, ऐसा होना चाहिए। जो कि नहीं हो रहा। बन कैसे सकता है, कैसे बनता है? धीरे धीरे बनेगा। और जैसे आप बोल भी रहे थे कि समाज को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि एक कवि को उसकी, एक कवि की समझनी चाहिए वैल्यू की, इसकी वैल्यू क्या है। सही बात है ना। तो कैसे समझे? समाज के मन में तो आज भी वही परसेप्शन है, आज भी वही दृष्टिकोण है समाज का कि कवि है तो थोड़े से पैसे में आएगा और थोड़ी सी चीजों में आएगा, उसकी कुछ कुछ जरूरतें होंगी, उसका सम्मान होगा, उसका थोड़ा सा सम्मान होगा और कवि आकर अपना काव्य पाठ करेगा। हम लोगों का आज भी मनोरंजन के तौर पर कराया जाता है काव्य पाठ। सिंगर्स को बुलाना है तो लाखों रुपए खर्च कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर कोई ऑर्केस्ट्रा बुलाना है तो लाखों रुपए। जोकर को भी दे सकते हैं, जादूगर को भी दे सकते हैं। हाँ। कवि को पैसे देने में थोड़ा समाज की हिचकिचाहट रहती है। हाँ। कि यार कवि को पैसे नहीं देना। तो हमारे जो संयोजक आयोजक है उनका भी खैर अपना काम है, बहुत श्रम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। किसी को मनाएंगे, किसी सेठ से आग्रह करेंगे, किसी कंपनी वाले से, किसी ठेकेदार से, किसी कोचिंग संस्थान से आग्रह करेंगे, भाई साहब थोड़ा सा आप कवि सम्मेलन करवाइए। हाँ। उसको समझाएं कि कवि सम्मेलन बहुत अच्छा काम होता है, आप इसको करवाइए, इसमें इतना पैसा खर्च होगा। तो बड़े मुश्किल में वो मानेगा। उसकी जगह वो चाहेगा कोई सिंगर आ जाए, कोई कॉमेडियन आ जाए। कॉमेडियंस तो आजकल बहुत ज्यादा बुलाए जा रहा है। बिल्कुल। तो कॉमेडियन आ जाए, क्योंकि क्या है कविता में वही बात है कि मार्गदर्शन का काम है और आदमी मार्गदर्शन चाहता नहीं। घर घर आदमी ज्ञानी हो गया तो उसको ज्ञान नहीं चाहिए, उसको थोड़ा आनंद चाहिए, उसको हास्य चाहिए। तो इसलिए भी जब सेठ जो है वो अगर मान भी जाएगा कवि सम्मेलन के लिए, तो वो कहेगा भाई साहब हास्य कवियों को बुलाइएगा। हाँ। तो वो कहेगा भाई साहब इसमें थोड़ा हास्य की बात हो, श्रृंगार की बात हो, बात ज्यादा ठीक है। बहुत ज्यादा दिमाग आदमी लगाना नहीं चाह रहा। हाँ। तो इससे बहुत नुकसान होगा। अब जब तुम पूछ रहे हो कि इसमें कैसे बदलाव आ सकता है, मुझे लगता है कि अगर पब्लिक के बीच में ये चीजें बदलें। हाँ। पब्लिक के बीच में जब निराला कविता पाठ करते थे, जब रामधारी सिंह दिनकर कविता पाठ करते थे या नागार्जुन कविता पाठ करते थे मंच से, तो वो जो कठिन शब्द भी पढ़ते थे ना, वो जो अतुकांत कविता भी पढ़ते थे, मुक्त छंद कविता भी पढ़ते थे, उसको भी पब्लिक सुनती थी। क्योंकि पब्लिक के अंतस में काव्य तत्व विद्यमान था, उस काव्य तत्व को समझने वाले लोग थे। अगर निराला कहते थे वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर कोई ना छायादार वृक्ष बैठ हुआ है जिसके तले, तो वो उसमें भले कोई उसमें तुकांत ना हो, लेकिन पब्लिक उसको सुनती थी। नागार्जुन कोई अतुकांत कविता पढ़ते हो, पब्लिक उसको सुनती थी, अज्ञेय को सुनती थी, दिनकर जी को सुनती थी। पब्लिक के अंतस में काव्य तत्व था। समय के चलते चूंकि कवि सम्मेलन के कुछ लोगों ने भी ये काम किया, कवियों ने भी, हमारे पिछले पीढ़ी के कवियों ने ये काम किया कि उन्होंने वो कविता परोस दी जो सही मायने में कविता नहीं थी, जो पब्लिक समझने लगी कि यही कविता है। तो पब्लिक के अंतस में मनोरंजन का भाव ज्यादा चला गया, जो कि नहीं होना चाहिए था। 60-40 हो तो उसमें 60% काम की बात हो, हास्य भी जोड़ दिया ना, मनोरंजन।
अरे यार हास्य व्यंग में भी तो बड़ी अच्छी रचनाएं होती हैं, उसमें मैसेज रहता है, अच्छे व्यंग्यकार मैसेज देते हैं, उसमें हास्य भी रहेगा, फिर एक मैसेज की बात हो जाएगी। तो मनोरंजन प्राथमिक काम नहीं था कवियों का, मनोरंजन तो सहायक काम था कि हम लोग हंसते हंसाते कोई जरूरी बात पब्लिक तक पहुंचा देंगे, जो कि दिनकर जी के समय में हो रहा था जब कवि सम्मेलन प्रारंभ हुए थे। लेकिन बाद में पिछले 2 दशकों में, पिछले 20-30 वर्षों में ये उसमें पता नहीं कहां से आया, किन लोगों का ये किया धरा है सब कुछ, मुझे लगता है हमारे कुछ पुराने लोगों का रहा होगा कि उन्होंने बहुत ज्यादा मनोरंजन पहुंचा के अब पब्लिक को उसका आदी बना दिया। अब हमारी पीढ़ी से कुछ लोग ऐसे आए हैं, मुझे गर्व होता है कि हमारी पीढ़ी में अच्छे कवि हैं, अच्छे लोग हैं जो सही कविता पब्लिक तक पहुंचा रहे हैं। और अगर ऐसे लोग अधिक हो जाएंगे तो पब्लिक समझ जाएगी कि असली कविता ये है। हम पिछले 20 साल से सुन रहे थे, वो उतनी अच्छी कविता नहीं थी, ये कविता क्वालिटी कविता है, मनोरंजन भी है इसमें ध्वन्यात्मकता भी है, इसमें चमत्कार भी है और इसमें जरूरी बात भी है। तो वो काम मुझे लगता है 10-20 सालों में हो जाएगा जब हमारी पीढ़ी के कुछ लोग पहुंच जाएंगे सब। अभी जैसे आपने अपनी पीढ़ी की बात की, तो मैं आप ही से शुरू करता हूँ। अभी आपकी एक रील वायरल हुई थी, एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें आप दहेज की बात कर रहे थे। एक बार वो कविता हो जाए। वो चूंकि बहुत लंबी कविता है, अगर तुम कहोगे तो मैं थोड़ा सा अंश हो जाए उसका। जब ये कविता सोशल मीडिया पे पड़ गई तो उसके बाद उसमें कई सारे मैसेजेस आने लगे, एलिमनी को लेकर मैसेजेस आने लगे, या कि दहेज अगर लड़की पक्ष दे रहा है तो वो भी तो चाहते हैं कि सरकारी नौकरी वाला लड़का मिले। इस सब विमर्श से इतर हमको उस तत्व को समझने की आवश्यकता है कि दहेज एकमात्र कारण है जिसकी वजह से भ्रूण हत्या होती रही है, जिसकी वजह से नारियों को डोमेस्टिक वायलेंस सहना पड़ा है, जिसकी वजह से कितनी लड़कियों ने फांसी लगा ली। उस तत्व को गहराई से अगर आप समझेंगे तो मुझे लगता है ये सब विमर्श को आप एक तरफ छोड़ देंगे। कितना ज्यादा भयावह स्थिति ये है आज भी ग्रामीण जगह। हो सकता है जिन लोगों को कभी दहेज से सरोकार नहीं रहा, मिलना जुलना, जिनको कभी देखा नहीं, जिन्होंने इसको करीब से, उनको नहीं पता हो। लेकिन मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, हम लोग जिस क्षेत्र से आते हैं, वहां निश्चित सबको पता है कि कितना भयावह स्थिति बनी हुई है। जब कुरीतियां समाज की बन जाएं जीवन से विशाल और बेटियों का होना बन जाए उनके लिए काल, जब समाज रूढ़िवादी रीति को ढोने लगता है, जब समाज में दानव जन सम्मानित होने लगता है, जब स्त्री का मान जहां में ठोकर खाने लगता है और कोयलों के समूह में कौआ गाने लगता है, जब राज्यसभा में भीष्म द्रोण सब चुप्पी साधे रहते हैं और हुक्मरान सब आंखों पर पट्टी बांधे रहते हैं, जब समाज में शादी भी सौदेबाजी सी होती है, परिवारों का मिलना भी घातक व्याधि सी होती है, जब समाज के नायक भी 2 बातें ना कह पाते हैं, पीड़ा को सहने वाले नित्य पीड़ा सहते जाते हैं, तभी काल का चक्र प्रलय से धीरज खोने लगता है, तभी दहेज मांगने वाला निर्भय होने लगता है, तभी दहेज मांगने वाला निर्भय होने लगता है। ना तो मैं कोई विजय घोष, ना ही वैचारिक उग्र जोश। मैं क्यों ये बात कह रहा हूं? ना तो मैं कोई विजय घोष, ना ही वैचारिक उग्र जोश, ना ही घुंघरू की छंचन हूं, ना ही सामाजिक वित्त कोष, ना पीड़ाओं के आंसू हूं, ना हूं प्रेमियों का विलाप, ना मैं ईश्वर की भक्ति हूं, ना शिव शंकर का महाजाप। मैं हूं क्रांति का अंगारा, मैं निर्धन की अश्रुधारा, जिनकी पुकार सब भूल गए उनकी चीखें और चित्कारा। मैं हूं वो कटु सच्चाई जिसको झुटलाता है यह समाज, सरकारें जिसको छिपा रही जनता की वो दबती आवाज। सूर्य कहां तक उगाया है और कहां तक लाली है, कितनी तपती दोपहरी है और रात्रि कितनी काली है, कितना आगे बढ़ गया राष्ट्र, कैसा है नारी तेरा हाल, धर्म आज लेकर आया बेटियों के हक में एक सवाल। स्याही में लहू भरेगी या सामाजिक आंसू गाएगी, तुम सब तो मूक बने रहना पर कलम मेरी चिल्लाएगी, पूछेगी सम्राटों से, इन सामाजिक देवताओं से, कलम अंत तक युद्ध लड़ेगी इन फर्जी नेताओं से। पिता भाई और बिटिया की सजती अर्थी की सेज का, पिता भाई और बिटिया की सजती अर्थी की सेज का सवाल ज्वलंत उठाता हूं मैं दानव तत्व दहेज का। जमी बेच दी थी अपनी, जमी बेच दी थी अपनी, अंबर तक बेच दिया साहब, बिटिया की शादी की खातिर घर तक बेच दिया साहब, बेच दिया था खून बदन का, सांसें गिरवी रखी थी, बिटिया का जीवन रोशन हो सो आंखें गिरवी रखी थी। मत पूछो क्या क्या लुटा दिया, मत पूछो क्या क्या खोया है, पिता टूटकर बिखर गया और भाई रात भर रोया है। यदि कुबेर भी आ जाए तो भूख नहीं मिट सकती है, दहेज मांगते भिखमंगों की प्यास नहीं बुझ सकती है। 2 लाख मिले जो कम, 2 लाख मिले जो कम, सासू ने जहर पिला दिया था तब, ससुराल पक्ष ने उस बिटिया को जिंदा जला दिया था तब। ये खबर पिता तक पहुंची तो सर पटक पटक कर रोया है, जिसकी खातिर सब लुटा दिया वो मोती उसने खोया है। काश 20 वर्ष पहले दुनिया से हार गया होता, भ्रूण हत्या का जन्म यहाँ से होता है। काश 20 वर्ष पहले दुनिया ने कहा बेटी को मार दो क्या करोगे, 20 साल बाद बोझ बनेगी, लेकिन पिता ने उसको जीवन दिया। काश 20 वर्ष पहले दुनिया से हार गया होता, काश इसे हमने पैदा होते ही मार दिया होता। दहेज मांगने वाले सब निर्वीर्य, नपुंसक, हत्यारे,
कविता के आचार्य कहते हैं, कविता के अध्यापक कहते हैं बेटा कविता में गाली मत लिखना, लेकिन लिखनी पड़ती है, भयावह स्थिति हो जाती है। बिल्कुल। दहेज मांगने वाले सब निर्वीर्य, नपुंसक, हत्यारे, इस दानवता से डर करके बेटियां मारते बेचारे, ना लाज शर्म तुमको झूठी, कानून से ना घबराते हो, दहेज मांगने वालों तुम बेटों के दाम लगाते हो। ये शादी का उत्सव कैसा, ये सौदावा व्यापारी है, जहां पैसा आ जाता है वो तो व्यापार हो गया भाई साहब। ये शादी का उत्सव कैसा है, ये सौदावा व्यापारी है, बेटों को बेच रहे हैं जो, ये युगकालीन मक्कारी है। एक सरकारी नौकर का अब दाम हो गया 20 लाख। एक डाटा मैं दे रहा हूं, मैं अपने क्षेत्र का डाटा दे रहा हूं, आप अपने क्षेत्र का डाटा अपने दिमाग में कर लीजिए। एक सरकारी नौकर का अब दाम हो गया 20 लाख और पटवारी सब इंस्पेक्टर की कीमत 38 लाख। 38 लाख ना हो केवल संग में हो फॉर्च्यूनर गाड़ी, सोना चांदी हो लाखों का और लाखों की महंगी साड़ी, उतना ज्यादा चाहते दहेज जिसका जितना ऊंचा घर हो, और कलेक्टर की कीमत अब 1 करोड़ के ऊपर। क्या बात कहाँ गया है न्याय आज, किधर खो गई नैतिकता, गरीब भले ही मर जाए पर इनका तनिक न मन भरता, जिन हाथों में मेहंदी महकी वो हाथ राख तक पहुंच गए, जिन हाथों में मेहंदी महकी वे हाथ राख तक पहुंच गए, 1 साल में दर्ज प्रकरण 2.5 लाख तक पहुंच गए। सरकारें सुन लो तुम सब, इस अंधियारे को अस्त करो, दहेज ले रहे सरकारी अफसर इनको बर्खास्त करो। कितने विधान और संविधान कानून बन गए हैं नवीन, कितने कानून बने। इस कविता को लिखते वक्त जब स्टडी किया तो 14 कानून लड़कियों के समर्थन में है, लेकिन होता क्या है, जब तक मानसिकता पे काम नहीं होगा तब तक कोई कानून काम नहीं है। हाँ। कितने विधान और संविधान कानून बन गए हैं नवीन, कितने विकास हम कर पाए, कितने हो पाए हैं ज़हीन, कितने अपराधों की रेखा नारी से होकर जाती है। कितने अपराध हैं, डोमेस्टिक वायलेंस हो, भ्रूण हत्या हो, आज भी हो रही है हमारे, डोमेस्टिक वायलेंस, भ्रूण हत्या, बाल विवाह हो, तेजाब फेंकना हो, कितने अपराध, कितने अपराधों की रेखा नारी से होकर जाती है। कितने शहरों में मानवता छार छार हो जाती है, कितने परिवारों में रोना और मातम सा छा जाता है, कितनों के घर में उग्र रूप ले काल प्रकट हो जाता है, कितने नेताओं की डोरी अपराधी से जुड़ जाती है। दानवता जब बढ़ती है तो सत्ता उसे छिपाती है, तभी कलम कहती है कि अब क्रांति का यशगान करो, सरकारों से प्रश्न करो और काली का आह्वान करो। कितने तारों का हो समूह पर एक चंदा बिन क्या राती, नारी बिन ये दुनिया होगी जैसे दीपक हो बिन बाती, इसलिए बेटियों की रक्षा कर्तव्य हमारा पहला हो, हम सबकी जिम्मेवारी है आंचल ना उसका मैला हो। सुनो सामाजिक ठेकेदारों अब की तुम जिम्मेदार बनो, नफरत की खाई ध्वस्त करो, सब पीर हरो अब प्यार बनो। हम सब मिलकर ये तय कर लें, नारी पथ ना अवरोध करें। हमको कुछ नहीं करना है, लड़कियां अपना रास्ता बना लेंगी, हमको बीच से हट जाना है। हम सब मिलकर ये तय कर लें, नारी पथ ना अवरोध करें, कहां कहां पर अड़चन है मिलकर इस पर सब शोध करें। नारी का साथ निभाना तो शिक्षा का पथ दिखलाओ और जरा से संस्कार इन बेटों को सिखलाओ, फिर देखो कितनी जल्दी सुंदरता साज अलग होगा, ये दुनिया सारी देखेगी, भारत का राज अलग होगा। बस एक मेरा अनुरोध सुनो, ये कलम गा रही रो करके, जो आंसू आंखों में सूख गए लाई वो आंसू ढो करके। बंद करो ये दुष्ट नीत, अब इस कुरीत से द्वंद करो, हाथ जोड़कर विनती है, दहेज मांगना बंद करो, दहेज मांगना। क्या बात है, क्या बात है। ये कविता मैं दावे से कह सकता हूँ यदि ये कविता किसी बड़े विशाल मंच पर होती तो कविता के समाप्ति के बाद उस सभा में, उस हॉल में या फिर उस मंच के आगे बैठे वाले जितने भी श्रोता हैं वहाँ सन्नाटा तो छा जाता। अभी पिछले महीने मैंने एक जगह इस कविता का पाठ किया तो एक बच्ची बहुत ज्यादा रोने लगी, तो बाद तक वो रोती रही। जब कविता समाप्त हो गई उसके बाद में जब मिली तब भी वो रोती रही। उसको हो सकता है कोई प्रसंग ध्यान आ गया हो। शुरुआती दिनों में जब मैं इस कविता का पाठ करता था तो मैं पहली दूसरी बार तो मैं ही रो पड़ा था, इस कविता को संभाल नहीं पाया, क्योंकि इस कविता में इतना इंटेंस है। बाद में अब धीरे धीरे उस अपने आप को, अपने भाव को रोकना पड़ता है। तो चूंकि मंच पे परफॉर्म भी करनी है, सुनानी भी है ये कविता, प्रयास बस यही रहता है कि हमारी किसी कविता से 1-2 जीवन भी अगर बदल गए तो कविता सार्थक हो गई, कविता का कविता होना सार्थक है। अन्यथा तो हम लोग रोज मंचों पे जाते हैं, रोज कविता सुनाते हैं, कोई अर्थ नहीं कविताओं का। यही महत्वपूर्ण अर्थ है कि अगर उससे 1-2 जीवन परिवर्तित हो पाए। आपने बोला भी कि कविता आज के दौर में वही हास्य का विषय बनकर रह गई है, अन्यथा जैसा बोलते थे कि कवि और कविता का जो असली काम था वो यही था कि समाज का दर्पण, निश्चित रूप से, है ना। लेकिन आज के दौर में उसका रुख बदल गया। आपने इसमें आंसुओं की बात की, कविता में आंसू तो किसान भी निकालता है, खेतों में जो किसान देश को अन्न प्रदान करता है, जो देश का अन्नदाता है, आंसू तो उसके भी निकलते हैं। ठीक बात है। उसके बारे में कुछ लिखा आपने?
हाँ, किसानों पर भी मैंने 4 पंक्तियां लिखी। हम लोग उसी परिवेश से आते हैं, मेरे पिताजी किसान हैं, बिल्कुल बिल्कुल। खेती किसानी के परिवेश से आते हैं और समस्त भारतीय समाज मूल रूप से किसान है। आज हो सकता है किसी के पिताजी उद्योगपति हो गए हों, खिलाड़ी हो गए हों, एक्टर हो गए हों, डॉक्टर हो गए हों, मिनिस्टर हो गए हों, उसके पिताजी नहीं तो दादाजी नहीं तो परदादाजी खेती से जुड़े जरूर रहे होंगे, क्योंकि भारतीयता के बीज में किसानी खेती है। हम लोग कृषि प्रधान देश हमारा रहा है, आज भी है। बातें यही है मित्र जन विशुद्ध ज्ञान की, हर एक पल घड़ी है यहाँ इम्तिहान की। और शहरों में थाली फेंकने वालों को क्या पता, खेतों में चल रही हैं सांसें किसान की। क्या बात है। तो हम लोग तो कितने शौक से शहर में बैठते और कह देते यार ये खाना नहीं खाना, और किसान उसमें अपनी सांसें बोता है दिन रात। एक बार बारिश हो जाए तो फिर सब चौपट हो जाता है, अगर कम बारिश हो तो सब चौपट हो जाता है। कितना प्रकृति के साथ जोड़ के काम करना पड़ता है, कितनी रात जागना पड़ता है। अब इतने ज्यादा गायों के संरक्षण की बात होती है, कितनी गायों से बचाना पड़ता है खेत को, कि कहीं खेत चर ना जाए तो पूरा नुकसान हो जाएगा। बहुत उपक्रम करना पड़ता है, बहुत मेहनत का काम है। मुझे लगता है बहुत अंडररेटेड काम रह गया। खेती बहुत मेहनत का काम है, उतना दाम उनको मिलता नहीं जितना वो प्रयास करते हैं, जितना वो काम करते हैं। तो किसानों की इतनी मतलब अपनी मांग को लेकर जो हर मतलब आज पिछले कुछ दशक से बैठते तो पहले से आए हैं धरनों पर, लेकिन पिछले कुछ दशक से तो बैठ रहे हैं कुछ। अब तो किसानों की पार्टियां भी बन गई हैं देश में जो किसानों की आवाज़ उठाती हैं, लेकिन उन्हीं में कुछ लोग जो हुड़दंगई करते हैं। तो क्या लगता है, वो असली किसान हैं या फिर वो सही मांग को लेकर के हुड़दंगई करते हैं, या फिर राजनीतिक पार्टियों का कुछ ना कुछ हाथ होता है? जैसे अभी आपने देखा कितने दिन सिंधु बॉर्डर, दिल्ली पूरी सीर बंद रही एक तरीके से, तो जनजीवन भी उससे प्रभावित होता है। हाँ। अच्छा, इसमें होता क्या है ना, जिस जगह पॉलिटिक्स जुड़ जाती है वहां मुख्य विषय एक तरफ हो जाता है, बिल्कुल ना। मुख्य विषय फिर एड्रेस नहीं हो पाता, फिर संबोधित नहीं हो पाता, फिर उस तक बात पहुंच नहीं पाती कि आखिर मांग क्या है। यही हुआ। अच्छा, पॉलिटिक्स किसी चीज को देखती है सिर्फ वोट की दृष्टि से देखती है। तो पॉलिटिक्स को अगर लगता है कि इनके पास वोट है, किसान ज्यादा आ गए, उन्होंने कहा पंजाब के किसान आ रहे हैं और किसान अच्छी संख्या में है तो इनको एड्रेस कर लो। अगर उनको ये लगे कि इस जिले में किसान कम है तो किसानों की समस्या नहीं सुनी जाएगी क्योंकि उनका वोट कम है, तो पॉलिटिक्स हर चीज को वोट की दृष्टि से देखती है। तो वो कुछ नेताओं को साध लेती है पॉलिटिक्स, उस किसान नेता जो आजकल बन गए तथाकथित, उनको साधने का प्रयास फिर वो लोग करने लगते हैं कि इसको मैनेज कर लेते हैं, ये अपने लोगों को मैनेज कर देगा, वोट अब उनको मिल ही जाएगा, काम इनका हो ना हो, उसमें 10 मांगों में 2 मांगे पूरी कर दी और काम हो गया, किसान अपना शांत होकर चला गया। उनके नेताजी ने कह दिया कि ठीक है कोई बात नहीं। उसी में कुछ दूसरी पार्टियों की तरफ से कुछ उदम वगैरह करने लगते हैं। ये सब चीजें जो जिनके लिए खेती किसानी का मुद्दा दूसरे नंबर पे है, उनका प्राथमिक मुद्दा है कि कैसे भी सरकार को परेशान कर दें। बिल्कुल। तो ऐसे भी कुछ उपक्रम रहते हैं। ये उपक्रम क्यों हो रहे हैं, कैसे संचालित हो रहे हैं, कौन इसको करवा रहा है, ये नहीं होना चाहिए, ये बात ठीक है, लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि किसानों की चिंता करनी चाहिए, सरकार को भी करनी चाहिए, प्रशासन को भी, शासन को भी। किसानों को अपनी मांगों को लेके सड़क पे नहीं आना चाहिए। वो मांगे तो सरकार को खुद ही पूरा कर देना चाहिए पहले से। पता नहीं क्यों सरकारों की प्राथमिकता नहीं। अभी भी ये देखा गया कि पंजाब साइड के देश के अलग अलग जगह के अलग अलग राज्यों के जो लोग थे, किसान ही कहेंगे क्योंकि किसान के रूप में थे वहां पर, लेकिन बहुत सी जगह ये कहा गया कि जो असली किसान है वो खेतों में है। हाँ, खेतों में है हमारे। तो ये वो किसान, इनके खेती कौन, इनके यहाँ इनके जो काम है वो कौन देख रहा है? उनके भाई वो तो वो तो सड़कों पर, ये तो 100-150 बीघा वाले किसान है। हाँ। जो कहने के लिए जमींदार हैं एक तरह से। तो इनका जो खेती का काम है वो तो मजदूर करते हैं, ये तो हिसाब करते हैं। तो ये किसान कम उद्योगपति ज्यादा है, बिल्कुल, किसान कम बाबू ज्यादा है। हाँ। मेरा एक अभी पिछले दिनों का प्रसंग, हाँ। एक जगह ग्रामीण क्षेत्र में कवि सम्मेलन में गए तो जिस लड़के ने बुलाया था, तो मैंने उससे अनायास ही पूछ लिया, मैंने कहा तुम भी खेती करते हो कि? हाँ भैया हम भी खेती करते हैं। तो मैंने क्या खेती करते हो? कि मजदूर आते हैं, मैं उनका हिसाब करता हूँ। मैंने कहा वाह, तो हिसाब करने से खेती नहीं होती। तो ये जो लोग बैठे हुए हैं जो बस मतलब कुर्सी पे बैठे बैठे खेती करते हैं, वो हाँ। किसान नहीं है। किसान जो फील्ड में उतरता है, जो खेत में उतरता है, इसको पता है कि कितनी नमी है तो बीज कितना डालना है, अभी डालना है नहीं डालना है, जिसको पता है कि पानी कितना लगाना है, इतने इंच पानी पे अब फसल उग जाएगी, ज्यादा हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो वो किसान है, वो किसान फील्ड में काम कर रहा है, क्योंकि उसके पास समय नहीं है, वो अपना श्रम दे रहा है वहां पे। यहाँ जो लोग कर रहे हैं वो पॉलिटिक्स से निश्चित रूप से संचालित रहते हैं। अगर मुझे लगता है कि अगर सरकार को दिखना चाहिए, अगर उसमें कुछ लोग जो जेन्युइन समस्या लेकर आए हैं तो उनकी समस्याओं को एड्रेस करना चाहिए। हमारे देश में किसानों को प्राथमिकता पर लेकर एड्रेस करना चाहिए। सबसे पहला काम किसानों के काम निपटाना चाहिए कि भाई इनको क्या समस्या आ रही है, बिकॉज वही हमको रोटी दे रहा है, वही हमको अन्न दे रहा है, जो सबसे महत्वपूर्ण काम। बिल्कुल। अच्छा, अभी पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ दशक में, कुछ सालों से
एक ओपन माइक नाम की चीज इंडस्ट्री में आई है। हाँ, ओपन माइक मेरे ख्याल से जब शुरू में चला था तब तो कुछ चीजें ठीक ठीक थी उसमें, लेकिन जैसे जैसे वक्त बदलता गया, आगे चलता गया, कुछ फुहड़ता उसमें आने लगी। वो एक कमाई का साधन मेरे ख्याल से है कि लोगों ने, मैं इसको अर्नित बहुत समझने की आवश्यकता है। हाँ, अगर किसी जगह अनुशासन नहीं होगा तो फिर वो किस दिशा में जाएगा राम ही जानता है। इसीलिए पतंग में डोर बहुत आवश्यक होती है। अगर पतंग में डोर नहीं होगी तो वो ऊपर नहीं जाएगी, वो नीचे ही आएगी वापस। अगर पतंग कट जाए तो फिर वो नीचे ही आती है, इसलिए डोर आवश्यक होती है। कवि सम्मेलन जगत में वो डोर बहुत बाद में नहीं रह गई। जब मैथिली शरण गुप्त जब कविता लिखते थे आज से 100 वर्ष पहले, तब आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी उनको टोक देते थे कि ये तुमने गलती करी है, क्या बकवास लिख रहा है, इसको ठीक करो। उतने बड़े कवि को टोकने वाले लोग थे, बाद में आचार्य बने रहे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी टोक देते थे, नंबर सिंह टोक देते थे कवियों को कि ये तुम क्या बकवास बात कर रहे हो, ये कविता नहीं होती, ये कविता के तत्व होते हैं, ये बात कविता है, ये बात नकली बात है, इसको कविता नहीं कहेंगे, ये बेकार है, इसको कूड़े में फेंक दो। वो समझाने वाले आचार्य लोग थे। ये परंपरा टूट गई। अभी समकालीन समय में ना तो इतने बड़े कोई आलोचक बचे, ना आचार्य बचे, ना कोई विद्वान व्यक्ति बचे जो किसी को समझा सके। अच्छा, वो अगर समझा रहे होंगे तो सामने वाला सुनने को राजी नहीं, समझने के लिए सुनने को राजी नहीं। हाँ। ये आदमी सुनता कब है, ये भी समझने की बात है। क्योंकि वो आचार्य लोग बड़े आचरण के, बड़े चरित्र के धनी होते थे और सच में विद्वान होते थे, उनको जानकारी होती थी, वो किसी लोभ लालच में नहीं पड़ते थे। आज का जो सस्ता आलोचक है, जिसको कहना चाहिए, जो बस आलोचक नाम भर के लिए है, वो क्या है, उसको शासन में कोई पद भी लेना है, किसी मंत्रालय में, किसी अकादमी में उसको अध्यक्ष उपाध्यक्ष भी बनना है। तो ऐसे में वो चाटुकार हो जाता है आलोचक से, है ना। तो जब वो चाटुकार हो जाएगा तो कभी समझेगा कि ये तो बेकार आदमी है यार, इसकी हम क्यों सुने। तुम पहले अपना खुद का ही आचरण देख लो, तब तो हम तुम्हारी सुने। तो पहले जो लोग सिखाने वाले लोग हैं, राम से सीखा जा सकता है। अगर कुछ आपके अंदर रावणीय तत्व हो गए तो फिर उतनी सीखने की बात नहीं रहेगी, है ना। तो वो आचार्य लोग बड़े थे, जिनका किरदार भी सच में बड़ा हुआ करता था, जिनको कवि लोग सुनते भी थे, वो सिखाते भी थे। कवि सम्मेलन जगत में बहुत बाद में ये चीज, इसलिए हम लोग पिछली बार चर्चा कर रहे थे, इसलिए ये चीज टूट गई, क्योंकि सिखाने वाले लोग कम हो गए, बताने वाले लोग कम हो गए कि आप कविता में गलती कर रहे हो, बता रहे थे तो उनको कोई सुन नहीं रहा था। तो इसलिए कवि सम्मेलन में कुछ गलत चीजें आ गई जो नहीं होनी चाहिए थी। यही काम इसमें ओपन माइक में हुआ कि ओपन माइक शुरू हो गया। क्या है भाई, ओपन माइक है, कुछ भी आओ, कुछ भी पढ़ो। तो उसमें बताने वाला कोई नहीं। वो चीज बहुत ज्यादा हो गई। तो इतनी गड़बड़ हुई, इतनी गड़बड़ हुई। होता क्या है, ये बात सारे समाजशास्त्री लोग समझ लें। अगर कोई चीज समाज में आ गई है तो आप इसको दूर नहीं भगा सकते, हटा नहीं सकते, आपको उसको मैनेज करना चाहिए, उसको अनुशासित करना चाहिए। जब ओपन माइक आया तो दिल्ली एनसीआर के और देश भर के कुछ कवियों ने उसका विरोध करना शुरू कर दिया। विरोध करने से क्या हुआ, खत्म हो गया क्या? कुछ खत्म नहीं हुआ, उतनी तेजी से वो और आगे बढ़ा, उसका और प्रचार कर दिया, बिल्कुल प्रचार हो गया। हमको उसको मैनेज करना चाहिए था कि भाई तुम ये काम कर रहे हो, ठीक है, ये काम कर लो, लेकिन इसमें ये काम गलत है, ये इतनी लाइन क्रॉस मत करो, यहां तक रहो, ये लाइन क्रॉस मत करो। तो हमने लाइन उसको नहीं बताई, उसको मर्यादा नहीं बताई, तो ओपन माइक गलत दिशा में चले गए, है ना। बताएगा कौन? वही कवि लोग, वही आचार्य लोग। परंपरा जो बीच में टूट गई, मैंने बताया, इसलिए मैं शुरुआत से भूमिका बनाते हुए बता रहा था। परंपरा टूट गई, वो परंपरा खड़ी करनी चाहिए दोबारा से। यही काम फिर ओपन माइक से आगे स्लैम पोइट्री आ गई। वो जो कुछ भी, मैं तुमसे मिला, तुम मुझसे मिली, हमने जो कॉफी पी वो कम मीठी थी। अब क्या समझ में आया इसमें? तो अब ये कविता नहीं हुई ना, आप क्या कहना चाह रहे हो? तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो मर्यादा, हमने रेखा खींचना बंद कर दी, इस वजह से ओपन माइक आया, उसको भी जन स्वीकार करेगा, आप नहीं करोगे, तो इसलिए उसको मैनेज करना चाहिए, उसका विरोध नहीं करना चाहिए। उन लोगों को समझाना चाहिए जो ओपन माइक आयोजित करवाते कि भाई ऐसे ऐसे काम कर लो, तुम काम करना चाहते हो, अच्छी बात है, ऐसे करो, इस तरीके को। स्लैम पोइट्री वाले लोगों को समझाना चाहिए, सिखाना चाहिए। हमारे लोग क्या है, विरोध करके एक तरफ हट जाते हैं कि भाई हम तुमको स्वीकार नहीं करेंगे। भाई तुम मत करो, पब्लिक कर लेगी, सही बात तो वो फिर कैसे काम ठीक होगा, बुरा काम हो जाएगा। तो हम लोगों को ये रोकना चाहिए। यही प्रकरण आगे बढ़ते बढ़ते, इसको एक तरह से कहें, दैट इज रणवीर इलाहाबादिया प्रकरण जो हो गया है ना। क्या हुआ कि हम लोगों ने सेंसर नहीं लगाया। यार ठीक है, थोड़ा बहुत गाली तो चलती है, वो तो समाज का हिस्सा है। अगर वो चीज पहले ही रुक जाता, वो उस शो पर यदि पहले ही लगाना चाहिए था ना, कम से कम। मुझे नहीं पता इसको कैसे टैकल किया जाएगा, कैसे इसको अनुशासित किया जाएगा, लेकिन यूट्यूब पर भी अगर कोई बात जा रही है ना, तो पहले उस पर सेंसर तो हो। वो जा तो आवाम तक ही रही है ना। अगर उसको एक बार भी उस बात को फिल्टर किया गया होता तो वो आगे नहीं जाती। अगर कोई उसको चेक करने वाला होता तो वो बात वहां रुक जाती। तो सेंसर करने वाले लोग कौन है? यही कवि सम्मेलन की बात है, यही ओपन माइक की बात है कि ओपन माइक हो रहा है, ठीक है, देश भर में ओपन माइक आयोजित करो, नए लोगों को परफॉर्म करने का मौका मिलता है, नए लोगों को अवसर मिलता है, कविता भी अच्छी होती है, परिष्करण भी होता है। लेकिन चूंकि वहां कोई बताने वाला नहीं, तो फिर कविता अच्छी कैसे होगी? तुम भी अपनी सुना लो, हम भी अपनी सुना लो, कुछ भी गाते रहो। तुमने उनके लिए ताली बजा दी, उनने उनके लिए बजा दी, तो इससे तो कविता नहीं हुई। एक आचार्य व्यक्ति वहां बिठा हुआ है जो बताए कि हाँ, इसमें ऐसा ऐसा है। वो आचार्य भी जन स्वीकार्य होना चाहिए, उसको भी पब्लिक मान दे, सम्मान दे, उसको भी पब्लिक जानती हो, समझती हो, वो विद्वान व्यक्ति हो, वो समझाने लायक हो। फिर आजकल आचार्य भी खैर कोई भी हो गया। तो इन सब चक्करों में बहुत नुकसान कविता का हुआ।
ओपन माइक की बात हो, स्लैम पोइट्री की बात हो, कुछ तथाकथित लोगों ने इसमें बहुत पैसा बना लिया, नुकसान कविता का हुआ। काव्य गोष्ठी कितनी जरूरी है कवि के लिए? बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अब जैसे ये राष्ट्र कवि संगम संस्था है, हम लोग जो काम कर रहे हैं, ये संस्थाएं क्यों संस्थागत तरीके से काम करने में यही लाभ रहता है, यही अच्छाई होती है कि उसको एक दिशा मिल पाती है ना। आप ऐसे कुछ भी काम करते रहो तो दिशा नहीं मिल पाती। बिल्कुल। तो इसीलिए राष्ट्र कवि संगम जो काव्य की संस्था है, और उनका ध्येय वाक्य है राष्ट्र जागरण धर्म हमारा। तो वो कवियों को बार बार याद दिलवाते रहते हैं कि हमारा काम राष्ट्र को जागृत करना है। तो उसकी जो काव्य गोष्ठी होती है उसमें 2-4 बड़े कवि रहते हैं, सिद्ध कवि रहते हैं, जो पिछले 20 साल से 30 साल से 40 साल से मंचों पर हैं। तो नए बालक को वो बाद में बता देते हैं, आपने परफॉर्म कर लिया, अच्छी बात है, आप जब बाद में जलपान करेंगे, बाद में बैठेंगे एकांत में, तो बताएंगे कि तुमने ये कविता पाठ किया था, ये अच्छी है, लेकिन इसमें यहाँ ये ठीक कर लेना, इसमें ऐसा होना चाहिए। ये परंपरा काव्य गोष्ठी की है, ये बहुत पुरातन परंपरा है। कवि सम्मेलन को देखते हुए, कवि सम्मेलन के साथ ही प्रारंभ हुई, लगभग भारतेंदु के समय से मेरे ध्यान में काव्य गोष्ठी समस्या पूर्ति तब भारतेंदु किया करते थे। तो 1850 से इसको जोड़ लें तो लगभग 150-200 साल तक का इसका इतिहास हो जाता है। तो इतनी पुरानी परंपरा है, इसको हमको लेके चलना चाहिए, ये बहुत बढ़िया चीज है। कविता को बचाने के लिए, कविता को संरक्षित करने के लिए, काव्य तत्व को समझने के लिए नए लोग ये जान लें, काव्य गोष्ठी मंत्र है। मैं भी पहली बार जब मंच पे गया था आज से 10 साल पहले, तो काव्य गोष्ठी में जाकर ही मंच पे आना सीखा था। काव्य गोष्ठी बहुत आवश्यक चीज है, इसको जरूर हम लोगों को जाना चाहिए। जो लोग ये समझते हैं कि ओपन माइक्स में जाकर कुछ लोगों को सुनाकर हम कवि हो गए, हम लेखक हो गए, हम राइटर हो गए, लेकिन जब वो किसी ऐसे काव्य गोष्ठी, अच्छी काव्य गोष्ठी के मंच पर जाते हैं, वहां जाकर उनको मतलब वो क्या चीज़ है, किस स्तर पर हैं, वहां जाकर उनको ये पता चल जाता है कि आप किस लेवल का लिख रहे हैं, आप किस लेवल के कवि हैं, आप किस विचारधारा से लिख रहे हैं। वो विचारधारा भी एक तरीके से फिल्टर हो जाती है ना। एक युवा कवि जो कि एक रिसर्च स्कॉलर भी है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, मंच संचालक भी है, साथ में सोशल मीडिया का आजकल ज़माना है, तो सोशल मीडिया पर भी वो अपनी जो कविताएं होता है वो प्रदर्शित करता रहता है। वो हर किसी का अपना नजरिया है कि सोशल मीडिया को किस प्रकार से कोई इस्तेमाल करे। बिल्कुल। लेकिन आजकल के जो युवा पीढ़ी है, मौजूदा दौर की, नए जमाने की, वो कुछ फॉलोअर्स, कुछ लाइक के लिए अपने कपड़े तक उतारने, सॉरी माफी चाहूंगा कि मैं ये इस्तेमाल कर रहा हूँ इस प्रकार के शब्द, वो अपने कपड़े वो तो बहुत आगे के शब्द इस्तेमाल कर चुके, तो एक शब्द आपने इस्तेमाल कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। वो मुझे अपनी मतलब गरिमा पता होनी चाहिए इंसान को कि आप मतलब शब्दों की भी एक गरिमा होती है, आप वो गरिमा नहीं लांग सकते, है ना। तो मैं इसीलिए मैंने माफी चाहिए कि मैं वो शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। कुछ युवा कुछ लाइक, कुछ फॉलोअर्स के लिए अपने कपड़े तक उतार दे रहे हैं। वाणी से कितने मनहर हैं, इस पे मैंने ये कविता लिखी। अब तो सब इन्फ्लुएंसर है। हाँ, ये जो सब इन्फ्लुएंसर हो गए ना, इससे बड़ा नुकसान हुआ। हम लोग बाबा तुलसी को पढ़ के, रामचरितमानस को पढ़ के कवि हुए, है ना। उसमें बाबा तुलसी लिखते हैं कि हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विद हाथ। हाँ। यश अपयश जो है वो विद के हाथ की चीज है। जब दशरथ जी दिवंगत हो जाते हैं तो दशरथ जी के जाने के पश्चात वशिष्ठ जी उनको समझाते हैं, सुनो भरत भावई प्रबल, बिलक कहूं मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विद हाथ। यश अपयश विद के हाथ की चीज है। आप अपना काम करिए, आपको कितना यश दिलवाना ये ईश्वर तय करेगा, है ना। उतना यश आपको दिलवाएगा, उतना यश उसी प्रकार से लोगों को मिलता है उसके काम के अनुसार। ये सोशल मीडिया ने एक नई भीड़ खड़ी कर दी, जो सोशल मीडिया से फॉलोअर गेट कर रही है, उससे यश पा रही है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि ये हम जो क्षणिक यश है, जो जिसको मैं कहना चाहूंगा क्षणिक यश है। कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने चुनाव लड़ के प्रयास किया, जिनके 2-2, 3-3 मिलियन फॉलोअर्स थे, जिनको 30-30 लाख लोग फॉलो कर रहे थे, उनके 20 वोट नहीं आए, है ना। 20 लोगों ने उनको वोट नहीं डाला। तो हमको ये समझना चाहिए कि इतना कितना क्षणिक है, कितना फेक है ये सब चीज है। तो इसके पीछे भागना नहीं चाहिए। तो अभी क्या है, कुछ कवि भी इन्फ्लुएंसर हो गए, बाकी लोग भी इन्फ्लुएंसर बनने के चक्कर में, फॉलोअर्स लेने के चक्कर में कुछ भी कर रहे हैं। ये कविता मैंने लिखी है, सुनो कि वाणी से कितने मनहर हैं, अब तो सब इन्फ्लुएंसर हैं, अब तो सब इन्फ्लुएंसर हैं। दुनिया सब कुछ छोड़ लगी है, भागम भागम दौड़ लगी है, आधुनिक पीढ़ी में भैया यश पाने की होड़ लगी है, और नौटंकी में आंखें तर हैं, या नौटंकी से आंखें तर हैं। अब तो सब इन्फ्लुएंसर हैं, अब तो सब इन्फ्लुएंसर हैं। और नचना गाना कब समझी है, हमें तो पता ही नहीं था। अब इनने बताया कि ऐसा नचना गाना होता है। जी क्या क्या कर रहे हो तमाशे भाई। नचना गाना कब समझी है, वस्त्र उतारे तब समझी है, और कला वस्तु है देह हमारी, आखिर दुनिया अब समझी है। सब लग गए इस उपक्रम में। कला वस्तु है देह हमारी, आखिर दुनिया अब समझी है, नंगेपन में डूबे घर हैं, अब तो सब इन्फ्लुएंसर हैं, अब तो सब इन्फ्लुएंसर हैं। और दिखने में तो हीरो लगते,
शकल से तो हीरो ही लगते हैं ना, बहुत हैंडसम है, खूबसूरत है, पब्लिक को लग रहा है यही हमारा प्रेरणा स्रोत है। भाई साहब भगत सिंह आपके प्रेरणा पुरुष बने, आप जो है रामधारी सिंह दिनकर को माने अगर काव्य क्षेत्र में है, आप जो है सुभाष चंद्र बोस को माने, ये लोग हमारे प्रेरणा पुरुष है, विवेकानंद है, राम है, ये लोग नहीं है। ये केवल दिखने में हीरो लग रहे हैं, आचरण इनके नहीं ऐसे नहीं है, दिखने में तो हीरो लगते। माँ बहने ना कहते थकते, इतना ही अब हुनर बचा है, कुछ ना हो तो गाली बकते। और नव भारत का ये कैंसर है। क्या बात है, नव भारत का ये कैंसर है। अब तो सब इन्फ्लुएंसर है, अब तो सब इन्फ्लुएंसर है। ये मेरा अनुरोध पूरे भारतवर्ष से है, ये कैंसर पूरे भारत में फैल चुका है भाई साहब। अब ये पहले से दूसरे स्टेज पे है कि सबको पता चल गया ये कितना नुकसान देश का कर रहे हैं। जब ये कैंसर तीसरे से चौथे स्टेज पे पहुंच जाएगा तो आप उसको बचा नहीं पाएंगे, रोक नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे अब करना क्या है। तब ऐसी स्थिति बन जाएगी कि आपको अपने बेटे को गोली मारने की स्थिति होगी और आप मार नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका बेटा आपकी पत्नी के बारे में ऐसा सोच रहा होगा। तो आप उसको अभी से समझाएं, आप उसको संरक्षित करें, आप उसको मार्गदर्शित करें, संस्कार सिखाएं, तो मुझे लगता है भारत बच जाएगा, वरना बड़ा नुकसान हो जाएगा। क्या बात है, क्या बात है। ये एक विचारधारा केवल एक कवि की हो सकती है, वो भी युवा कवि की, क्योंकि जो आगे बढ़ गए वो बढ़ गए, ठीक है। वो आजकल के दौर में वो इतना सोशल मीडिया पर एक्टिव है भी नहीं, सही बात है। लेकिन एक चीज हो रहा है, जो कवि सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा मतलब वायरल है, क्या वो मंचों पर भी जाकर उतना वायरल है? ऐसा हमेशा नहीं है, कुछ एक दो कवियों को छोड़ के। हाँ, हमेशा संभव नहीं है। बड़े भाई नीलोत्पल मृणाल वायरल हैं, हाँ, उतने ही सोशल मीडिया पे भी उतने मंचों पर बुलाए जाते हैं। बड़े भाई स्वयं श्रीवास्तव वायरल हैं, सोशल मीडिया पे भी बुलाए जाते हैं, चाहे जाते हैं। युवा कवियों में मनिका दुबे जी हैं। हाँ, मनिका दुबे हमारी प्रिय मित्र मनु वैशाली है, सोशल मीडिया पे भी है, बिल्कुल और मंचों पर भी है। हाँ, सबके साथ ऐसा नहीं है। हाँ, अन्य हमारे बहुत सारे ऐसे कवि मित्र हैं जो उतना ज्यादा मंचों पे नहीं जा रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया फॉलोअरशिप उनकी लाखों में है। हाँ, तो मुझे लगता है कि वो उतने ज्यादा सबसे जुड़ नहीं पाए। जो बात मैंने कही थी ना कि संयोजक आखिर एक व्यक्ति है, और उस व्यक्ति से आप कितना जुड़े हैं इस पर भी सब निर्भर करता है। आपकी ऑडियंस कौन सी है इस पर भी सब निर्भर करता है। कुछ लोगों की इंस्टाग्राम पे 1-2 लाख फॉलोअर हो गए, वो इंस्टाग्रामी या कवि हो गए, है ना। इंस्टाग्राम पे उनको सब लोग जानते हैं, लेकिन सब जगह भारतवर्ष में, ग्रामीण क्षेत्र में, शहरों में उसको जानने वाले, उनको जानने वाले लोग नहीं है। तो ऐसे फिर आपकी डिमांड नहीं आएगी ना। आपको तो एक सेट ऑडियंस देख रही है, क्योंकि आप उसी ऑडियंस के लिए वैसा ही मसाला परोसते हैं। आप अपने इंस्टाग्राम पे वही प्यार मोहब्बत का मसाला परोसते हैं जो 18 से या 16 से 22 साल का, 25 साल का युवा देखता है, उतनी आयु वर्ग का युवा देखता है। दुर्भाग्य से उतनी आयु वर्ग का युवा कहीं संयोजक ही नहीं है। हाँ। वो तो संयोजक है नहीं है ना, वो तो बस रील देख लेता है। रील आपकी जरूर लाइक कर देगा 18 साल का लड़का, लेकिन वो कार्यक्रम तो आयोजित नहीं करवाता। तो आप अगर अपना जो कंटेंट है वो उतनी उद्दातता का, उतनी क्वालिटी का रखेंगे जिसको बुजुर्ग लोग भी, जिसको बड़े लोग भी सराहा है, तो फिर नए कवियों को क्या सबसे पहले कोई चीज ऐसी सीख लेनी चाहिए कि वो काव्य क्षेत्र में आगे कदम बढ़ाए? एक बात ये समझ ले, अगर नया कवि सिर्फ कविता लिखना चाहता है तो भैया अपनी डायरी में कविता लिखो, बैठो घर पे, क्या दिक्कत है। लेकिन अगर आपको कवि सम्मेलन में जाना है तो कवि सम्मेलन जगत की अपनी कुछ डिमांड्स हैं, वो डिमांड्स आपको पूरी करनी पड़ेंगी। कुछ उसमें जायज भी है, कुछ हो सकता है ठीक भी ना हो, लेकिन जो उचित डिमांड है वो डिमांड ये है कि आपकी कविता छंदबद्ध हो। एक बात, अतुकांत कविताएं कवि सम्मेलनों में नहीं सुनी जाती हैं जब तक कि वो बढ़िया हास्य व्यंग ना हो। हास्य कवि बहुत सारे अतुकांत कविताएं सुनाते हैं, लेकिन उनका व्यंग रहता है, उसमें चमत्कार उत्पन्न होता है। दूसरा, उसमें परफॉर्मेंस आपकी बहुत बढ़िया होनी चाहिए। आप अगर कविता आपने बहुत बढ़िया लिखी है और परफॉर्मेंस आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं उस कविता को, तो भैया आपको नहीं बुलाया जाएगा। एक अच्छा परफॉर्मर होना भी बहुत परफॉर्मर होना पड़ेगा, क्योंकि अंततः वो परफॉर्मिंग आर्ट है। अब कविता जो है जब कवि सम्मेलन के स्टेज तक पहुंच गई तो वो एक परफॉर्मिंग आर्ट हो गई। तो आप उसको बढ़िया से परफॉर्म करें और अच्छी कविता जो पब्लिक की डिमांड की है वो आप पब्लिक तक पहुंचाएं। कवि सम्मेलन में पहुंच के, क्योंकि आपको पब्लिक का मिजाज भी समझना पड़ेगा, तो आपको ये भी समझना आना चाहिए ऑडियंस क्या चाहती है। और ये सब आता है लगातार मंचों पे परफॉर्म करते करते, सुनते हुए, पढ़ते हुए भी, प्लस मंचों का अभ्यास तो मंचों से ही आएगा। आप निरंतर सुनेंगे तो आपको लगेगा कि इस तरह की कविताएं सुनानी चाहिए। फिर आप जब परफॉर्म करेंगे तब आप सीख पाएंगे कि किस तरह खड़े होना है, किस तरह माइक सेट करना है। इधर वाली पब्लिक अगर हो करने लगे, अगर हूटिंग करने लगे, तो इनको शांत कैसे करना है। यहाँ पे अगर आप एग्रेसिव हो जाएंगे तो और एग्रेसिव हो जाएंगे। उनको हंसी मजाक में, ह्यूमर के साथ कैसे उस बात को टाल देना है। तो ये सब बातें मंच पे सीखने की होती है। काव्य तत्व को सीखना अलग बात है, मंच की परफॉर्मेंस सीखना अलग बात है, और ये धीरे धीरे ही होता है, एकदम से कोई नहीं सीख सकता। जितना ज्यादा समय बिताएगा उतना सीखेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
तो भैया वैसे तो आपसे चर्चाएं अगर कल तक भी करें तो भी खत्म नहीं होगी। आप एक कवि तो हैं ही, आप एक वक्ता बहुत खूबसूरत हैं, साथ के साथ परफॉर्मर, जैसे भी बात चल रही थी, परफॉर्मर तो आप लाजवाब हैं, उसके तो कोई कहने ही नहीं है। तो भैया मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि अच्छा कहने के लिए अच्छा सुनना ज़रूरी है, और अच्छा पढ़ने, अच्छा कहने के लिए अच्छा सुनना ज़रूरी है, और अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ना ज़रूरी है। बेहतर, अच्छी बात है, यही है ना। तो मेरे ख्याल से आने वाले जो युवा कवि हैं, जो आने वाली पीढ़ियां हैं, उनको ये बात समझ लेनी चाहिए। ये समझ नहीं रहे। कालांतर में हुआ क्या, आजकल जो है पाठक कम हो गए, लेखक ज्यादा हो गए। तो ये कोई पढ़ना नहीं चाहता, अपना सुनाना चाहता है। 11वीं क्लास में लड़कों की किताबें प्रकाशित हो जाती है। हाँ। तो 11वीं क्लास में तुम किताब प्रकाशित करे दे रहे हो। हाँ। तो ये बहुत गलत है। ये अवधारणा सब जगह पहुंच गई, क्योंकि इतने ज्यादा पब्लिशर भी हो गए। एक समय पे वो कहानियां चलती हैं कि भाई उन कवि की किताब प्रकाशित नहीं हुई थी। हाँ। फिर बाद में उनको इतनी मशक्कत करनी पड़ी तब उनकी किताब प्रकाशित हुई। अब आज जमाना ऐसा आ गया कि बहुत उल्टा आ गया। प्रकाशक चले जाते हैं कि भाई साहब 10,000 रुपए दे दो, आपकी किताब प्रकाशित कर दें। 11वीं क्लास का लड़का किताब प्रकाशित करवा लेता है, हर मोड़ पर है, हर मोड़ पर है। तो अब वो ओवर हो गया। तो इससे क्या है, बहुत हानि हुई कि हर व्यक्ति लेखक बन गया, वो किसी को पढ़ना नहीं चाह रहा। हर व्यक्ति कवि मतलब परफॉर्मर बन गया, कोई किसी को सुनना नहीं चाह रहा, सुनाना चाह रहा है, अपना सुनाना चाह रहा है। तो इससे बहुत हानि हुई। इससे क्या है, क्योंकि वो है तो 11वीं क्लास का ना, उसको उतना अनुभव नहीं, क्योंकि उसको कम अनुभव है, कम अध्ययन है। तो वो फिर जितना उसको पता है वो उतनी बात बोलेगा, और लोग उसको सच मान ले रहे हैं कि यार ये भी लेखक है, इसने ये बात कही। भाई वो कोई मानक व्यक्ति थोड़ी है, वो तो कोई भी रैंडम है, बस उसने किताब प्रकाशित करवा दी, तो इससे कोई वो सिद्ध व्यक्ति थोड़ी हो गया। तो ये समझने की बात है। इससे फिर लेखन का, कविता का बहुत नुकसान होता है। पब्लिक के दिमाग में भ्रांति जाती है। पब्लिक उसको लेखक समझने लगती है और वो कुछ भी ऊटपटांग लिखे बैठा है। बिल्कुल ये होता है। तो एक कवि को व्यक्तित्व के तौर पर कैसा होना चाहिए, ये बहुत जरूरी बात है। नैतिकता का पाठ पढ़ाते देवों से मेरे झगड़े हैं, ये कविता मैंने लिखी, ये वही है। ये कवि कर क्या रहा है? आज सबसे ज्यादा अनैतिक काम देश भर में, मुझे कहना नहीं चाहिए, माफ करेगा राम मुझे, भाई अपने फील्ड के बारे में बुराई कर रहा हूं, लेकिन 90% कवि आचरण से शुद्ध नहीं है, बहुत नुकसान कर रहे हैं, मन से कुटिल हो चुके हैं 90% कवि। मेरे जो भी कवि मित्र सुन रहे हो, वो अपने अंदर झांक के देख लें कि वो कितने स्वच्छ हैं। अगर वो स्वच्छ हैं तो आपको मैं प्रणाम करता हूं, अगर आप स्वच्छ नहीं है तो भी आपको मैं प्रणाम ही करता हूं, और क्या ही कर सकता हूं। मन से जो कुटिल हो चुके हैं देश भर के कवि, और बहुत ज्यादा राजनीति समझने वाले लोग बहुत ज्यादा अनैतिक हो चुके हैं, चरित्र इनका कुछ बचा नहीं है। जितना भी अनैतिक काम हो सकता है वो सब ये काम कर रहे हैं। ये हो सकता है मदरा पान करके भी मंच पे परफॉर्मेंस दे रहे हो, जो सरस्वती का मंच है, जो देवीय मंच है। तो ये लोग जो तुम बात कर रहे हो कि आचरण चरित्र कितना महत्वपूर्ण है कवियों के लिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप जब ऐसे काम करोगे फिर व्यक्ति क्या आपसे मैसेज लेगा? फिर आप बस अपना परफॉर्म करो, अपना पैसा लो, घर जाओ, उस कविता से मैसेज तो लेगा नहीं। आदमी क्या कहेगा कि यार वो तो खुद ही ऐसे काम करते हैं, इनसे हम क्या सीखें? तो हमको अपना आचरण ठीक करना पड़ेगा। महात्मा गांधी के पास एक महिला पहुंची कि हमको जो है बापू इस लड़के का आप गुड़ छुड़वाओ। तो बापू ने कहा 15 दिन बाद मेरे पास आना, पहले मैं खुद गुड़ छोड़ू, मैं खुद ही गुड़ खाता हूँ। तो हम लोग खुद तो करते नहीं उस काम को ठीक, और दूसरे को सिखाने लग जाते हैं। तो इन लोगों को देश भर के कवियों से मैं आग्रह करना चाहूंगा, भाई अपना थोड़ी नैतिकता बचा के रखो। सरस्वती के वंशज कहे जाते हो, सरस्वती के पुत्र पुत्री कहे जाते हो, थोड़ा कुछ लाज हमारी रख लो, क्योंकि पब्लिक में अच्छी बातें नहीं जाती हैं, फिर बहुत गलत होता है। क्योंकि वही होता है कि एक मछली के खराब होने से पूरा तालाब गंदा होता है, और यहाँ तो तालाब सच में गंदा है। एक मछली नहीं है। तो ये 90% लोग ये सत्यानाश कर बैठे हैं। नैतिकता का पाठ पढ़ाते देवों से मेरे झगड़े हैं, अनचाहे ही जीवन पथ पर अनगिन हर क्षण युद्ध लड़े हैं, मेरे भी अपराध बड़े हैं, मेरे भी अपराध बड़े हैं। आसपास जो बसी हुई है उस दुनिया का हम संबल हैं, किंतु स्वयं के आकलनों में जन्म जन्म से हम असफल हैं, संभल संभल कर पुनः खड़े हैं, मेरे भी अपराध बड़े हैं। एक कविता अर्नित मुझे और ध्यान आ गई, जो मैंने कवियों के ऊपर लिखी है। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण कविता है। स्वागत है। जैसे इन्फ्लुएंसर पे व्यंग्यात्मक कविता है, वैसे ये भी व्यंग्यात्मक कविता है। रात्रि अंधेरों से समझौते, रात्रि अंधेरों से समझौते, भोर बदलकर रवि हो गए। ये नैतिकता की बात है कि यही लोग हैं अंधेरों के साथ है, और ये फिर खुद को सूरज बता रहे हैं। रात्रि अंधेरों से समझौते, भोर बदलकर रवि हो गए, जिनको कोई काम नहीं था कलम थामकर कवि हो गए, और गुटबाजी में सांच रहे हैं। मंचों की हकीकत पढ़ रहा हूं मैं, मेरे बड़े लोग हो सकता है ये सुनने के बाद मुझे फोन करें। गुटबाजी में सांच रहे हैं, विरुदावलियां वांच रहे हैं, गुटबाजी में सांच रहे हैं, विरुदावलियां वांच रहे हैं, सुपरस्टार वो कवि कवित्री मंचों पर जो नाच रहे हैं, और कुकृत्यों में लिप्त रहे जो नैतिकता की छवि हो गए, जिनको कोई काम नहीं था कलम थामकर कवि हो गए, और मात्राओं को तोड़ रहे हैं। सब उन्हें चमत्कार सीख लिया कैसे क्या करना है। मात्राओं को तोड़ रहे हैं,
उल्टा सीधा जोड़ रहे हैं और घुटना छूना सीख गए सो दद्दू के पीछे दौड़ रहे हैं। अरे जब से थोड़ा अर्थ दिखा है, जब से थोड़ा अर्थ दिखा है, अरे गहरे सभी हो गए, जिनको कोई काम नहीं था कलम थाम कर कभी हो गए। बिल्कुल सच्ची चीज एकदम आपने लिख दी है। और आपने सही बोला कि फोन आ सकते हैं, तो मतलब बिल्कुल आ सकते हैं फोन। अब मैं तो शुरुआत में बोला था अपनी बोल्डनेस के लिए मैं तैयार हूँ, अब बोलने की हिम्मत रखते हैं तो उससे वो मोहम्मद जी की पंक्तियां हैं कि सच कहने की हिम्मत रखते हैं, दुनियादारी की कला नहीं रखते, आवाज तल्ख है तीखी है तो है, हम 2 स्वर वाला गला नहीं रखते। क्या जो है सो क्या बात है। कवि का 2 स्वर वाला गला होना भी नहीं चाहिए, अगर वास्तव में कवि खुद को कोई व्यक्ति मानता है तो, या फिर अगर है तो भैया बात करके बहुत अच्छा लगा और आप आए, आपने वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया भैया। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, एक अच्छी सार्थक चर्चा हुई। मुझे लगता है हम लोग निरंतर पॉडकास्ट करते हैं, कई जगह मीडिया से भी बात करते हैं, संवाद करते हैं, इतनी सार्थक चर्चा नहीं हो पाती क्योंकि उसमें जो पूछने वाला होता है वो उस फील्ड से जुड़ा हुआ नहीं होता, तो उसे पता ही नहीं होता कि पूछना क्या है। ऐसे में ये बड़ी अच्छी बात थी क्योंकि तुम भी कविताएं लिखते हो, बड़ी अच्छी कविताएं लिखते हो और काव्य फील्ड से जुड़े हुए हो, इसलिए तुम्हें पता था कि क्या बातें पूछनी है। तो बहुत सार्थक चर्चा है, मुझे लगता है एक अच्छा डॉक्यूमेंट आने वाली पीढ़ी के लिए भी, हमारी पीढ़ी के लिए भी, मेरे खुद के लिए भी सोचने समझने के लिए और खुद को ये ध्यान दिलवाने के लिए कि मैंने अगर नैतिकता की बात की है तो मैं भी इसका ध्यान रखूं, तो आगे के लिए भी हम सब के लिए बड़ा अच्छा डॉक्यूमेंट हो जाएगा। बहुत बहुत आभार, बहुत साधुवाद भाई। बहुत बहुत शुक्रिया।